दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री जो कि 2024 में होगा और उसके लिए जो है हम देखने वाले हैं मेक आईएएस का जो है लेटेस्ट जो है टेस्ट सीरीज, जो कि आपके उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी बेहद जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, 150 प्रश्न है दोस्तों और थोड़ा सा स्पीड रखेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश प्री जीएस टेस्ट 1 ये मेक आईएएस का है, देखिए 2024 का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखिए, इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा पॉइंट दिया है, इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य जो है उपलब्ध हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाता है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल इसका जो समय है ये इतिहास के प्रारंभ से लगभग जो है 3000 ईसा पूर्व तक का काल है। तो इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं उन्हें हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था, सिंधु एवं वैदिक सभ्यता इस काल से संबंधित है। जो ऐतिहासिक काल है वो 600 ईसा पूर्व के जो बाद का काल है वो है ऐतिहासिक काल, और इसके अध्ययन के लिए जो है पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशियों के वर्णन तीनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं ऐतिहासिक काल में। तो यहाँ पे क्या होगा प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में, निम्नलिखित में से बताइए। चलिए देखते हैं। तो ये इसमें जो है आपका केवल जो है पहला सही है, इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो पहला पॉइंट केवल सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए जो है। में से किसे भारतीय प्रागैतिहास के पिता यानी प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है, बताइए। तो प्रश्न दूसरा का जो आंसर सही है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है भारतीय प्रागैतिहास के पिता ये कहे जाते हैं। तो आंसर जो है डी सही है, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए जो है प्रश्न संख्या 3 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट है, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग जो है 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। क्या बताइए, ये पहला पॉइंट सही है क्या? नहीं, क्योंकि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो है आपका 4 अरब वर्ष पूर्व जो है। तो यहाँ पे जो 100 दिया है दोस्तों ये है गलत, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 जो है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व प्राचीन मानी जाती है। जीवों की उत्पत्ति बहुत बाद में मानी गई तथा मानव की उत्पत्ति जो है इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लाईस्टोसीन जो है या अभिनूतन युग कहा गया है। जी हाँ, तो दूसरा पॉइंट जो है आपका बिल्कुल सही है। आदिकाल यानी प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दावली में जो है प्लाईस्टोसीन यानी अभिनूतन युग कहा गया है। तो ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर जो है बी टिक कीजिए, केवल दूसरा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 क्वेश्चन। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। तो स्टेटमेंट देखिए आपका, मानव सभ्यता के विकास में जो है पाषाणों का बहुत महत्व रहा है। जी हाँ, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, पाषाण काल धीरे धीरे जो है नवपाषाण काल ऐसे डेवलप हुआ, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। तो मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत महत्व रहा है, बिल्कुल सही है। रीजन दिया है, सर्वप्रथम समस्त औजार, हथियार, आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किए। तो कथन भी सही है और यहाँ पे जो कारण है वो भी सही है। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण जो है आर है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से आपको बताना है, युग्मों में से जो जोड़ा दिया गया है कौन से सही सुमेलित हैं आपको बता देना है। इसमें जो है पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, तो इनसे जो संबंधित इनके समय है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको जो है पकड़ सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सही हैं। देखिए, पाषाण युग में कालांतर में क्रमिक रूप से जो है मानव का जीवन अधिक व्यवस्थित होने लगा धीरे धीरे, ठीक है।
नौ पसाड़ काल आते आते पशुपालन, कृषि सब कुछ शुरू हो गया। तो इस आधार पर जो पसाड़ युग है वो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक पूरा पसाड़ काल जो कि 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व का है, ठीक है। तो पहला जो है इसमें बिल्कुल सही है, पूरा पसाड़ काल 5 लाख से जो है 8,000 ईसा पूर्व का काल है। मध्य पसाड़ काल जो है आपका 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व का काल है, तो ये भी सही दिया है। अगला देखते हैं नौ पसाड़ काल, ये जो है 4,000 ईसा पूर्व से 1,800 ईसा पूर्व का काल है। तो दोस्तों इसमें सभी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी आंसर हो जाएगा डी सही। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 6वां देखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग का आविष्कार जो है पूरा पसाड़ काल में हो गया था। पत्थरों से जो है क्या करते थे, पत्थरों को जब उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है पत्थरों को टकराया, मतलब घिसा पत्थरों को जो है काफ़ी तेज़ी के साथ एक दूसरे से, तो आग प्रज्वलित हुआ। और फिर जो है आदिमानव ने क्या किया, कच्चे मांस को जो है पका करके खाना शुरू कर दिए, अनाजों को भूनकर खाना शुरू कर दिए। तो ये पूरा पसाड़ काल में शुरू हो चुका था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है 7वां, अभी तक ज्ञात पुरातात्विक स्रोतों, अभी तक जो है ज्ञात पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को जो है पालतू बनाया, बताइए। तो ये बिल्कुल सही है, सबसे पहले जो है कुत्ते को ही पालतू बनाया था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 8वां, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, बताइए। ऑप्शन ए दिया है आपका टीन है, लोहा है, तांबा है, कांसा है। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबे जो है धातु का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया, उसके द्वारा जो है जैसे औजार बनाना शुरू किया, कुल्हाड़ी हो गया आपका, तीर हो गया, इस तरीके से। तो सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था तांबे का, तो आंसर जो है सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इससे जो है हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे वीडियो जो है ले करके आएँ। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये उत्तर प्रदेश PCS 2024 प्री और RO प्री जो कि 11 फरवरी को संभावित है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिए, ठीक है, रिवीजन बहुत कीजिए अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखिए 9, कृषि का आविष्कार जो है मध्य पसाड़ काल में हुआ था, पहला पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, नीचे देखिए गेहूं और जौ था, ठीक है। तो क्या ये सही है, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट सही है क्या, नहीं, पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि कृषि का आविष्कार जो है मध्य पसाड़ काल में नहीं हुआ था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, कृषि का आविष्कार तो जो है 9 पसाड़ काल में हुआ था, 9 पसाड़ काल में, ठीक है। तो इसलिए जो है, इसलिए जो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कृषि का आविष्कार जो मध्य पसाड़ काल में नहीं हुआ था, 9 पसाड़ काल में हुआ था, पहला हो गया गलत। दूसरा है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे जो प्राचीन फसल है वो गेहूं और जौ थी, जी हाँ। तो सेकंड पॉइंट जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं आंसर अब कौन सा हो जाएगा सही। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों जो है केवल आपका दूसरा पॉइंट सही था, तो बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या देखिए अभी 10, भारतीय जो है उपमहाद्वीप के संदर्भ में, भारतीय जो है उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, रंगपुर, बुरझोम, कोल्डेवा, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से जो है प्राप्त हुए हैं। अब मेहरगढ़ है कहाँ, तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ से तो प्राप्त हुआ है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, लेकिन मेहरगढ़ कहाँ पे है दोस्तों, मेहरगढ़ है आपका पाकिस्तान में, शॉर्टकट लिख रहे हैं, मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है, जो कि बोलन दर्रे के काफ़ी निकट है। ये यह वर्तमान में आपका जो क्वेटा, ठीक है, याद करिएगा प्लेस, कलात और सीबी नगरों के बीच में पड़ता है ये।
वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आप जाएंगे तो क्वेटा, कलात और सीबी नगरों के जो है मध्य में ये क्षेत्र पड़ता है, सीबी नगरों के मध्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेटा, कलात, सीबी नगरों के मध्य में क्षेत्र जो पड़ता है यहाँ पे है मेहरगढ़। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? ऑप्शन ए दिया है रंगपुर, बुर्जहोम, कोल्डिहुआ, मेहरगढ़। तो इसमें दोस्तों सी सही है, कोल्डिहुआ जो है। कोल्डिहुआ जो है कहाँ पे है? भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। यह ग्राम देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। तो कोल्डिहुआ जो है उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे जो है चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। आंसर सी बिल्कुल सही है। अभी देखिए दोस्तों, नीचे जो है 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा क्या है, दूसरा कारण है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम जो है भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई थी। तो ये हो गया कथन, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। जी हाँ, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे जो पहला प्रमाण है नर्मदा घाटी में मिला है। तो ये दोनों ही सही है। चलिए अब आगे देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसमें जो है बी देखिए, ए और आर दोनों सही है, और आर क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण लेकिन नहीं है। ठीक है, दोनों इंडिविजुअली सही हैं, लेकिन भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय जो है पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई थी। दोनों इंडिविजुअली सही है, लेकिन जो कारण दिया है ये सही नहीं है। ठीक है, तो बी जो है आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 देखिए, सूची 1 में जो है मध्यपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल, और सूची 2 में जो है अवस्थिति दिया है, इनकी लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए बागौर जो स्थान है, बागौर कहाँ में है पड़ता है बताइए, कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो बागौर दोस्तों है राजस्थान में। हम देख रहे हैं मध्यपाषाण कालीन जो संस्कृति के प्रमुख स्थल है और वर्तमान में किस जो है राज्य में है, स्टेट में है। तो बागौर आपका है राजस्थान में। इसके बाद देखिए लंघनाज, लंघनाज कहाँ पे बताइए? लंघनाज जो है आपका है गुजरात में। यानी ए का 3 देखिए और बी का 2 जो है, ए का 3 और बी का 2 जिसमें नहीं है उसको तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए। ए का 3 बी का 2 नहीं है, यानी एक ऑप्शन बच गया जिसमें ए का 3 और बी का 2 है। तो आगे सी का देखिए 1 हो जाएगा। चोपनी मांडो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और आदमगढ़ देखिए, आदमगढ़ कहाँ पे है? आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, भीमबेटका और आदमगढ़ जो है। तो ये हो गया बिल्कुल अरेंज जो है, यानी आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। बागौर, बागौर का क्या हमने बताया? राजस्थान, यानी ए का हो गया 3। इसी प्रकार लंघनाज, लंघनाज का क्या हो गया? गुजरात, यानी इसका तो सिंपल सामने ही दिया है, बी का 2 हो गया। चोपनी मांडो इसका जो है 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है। और आदमगढ़ का जो है डी का जो है 4, आदमगढ़ और भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। तो आंसर हो गया ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। आंसर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग, क्या बोल रहा है? भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। बताइए, लकड़ी के, पत्थर के, तांबे के, अस्थि के, किसके बने थे? तो भारत में जो पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार थे वो पत्थरों के ही बने थे। आंसर बी सही है। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 15, निम्नलिखित में से कौन से वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी? तो ये थे रॉबर्ट जो है ब्रूसफुट जो है। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन नगर था, बताइए। मोहनजोदड़ो, इनाम गांव, मेहरगढ़, काशी। कमेंट में देखिए दोस्तों। तो इसमें सही है मोहनजोदड़ो जो है, जो मोहनजोदड़ो, इनाम गांव, मेहरगढ़, काशी दिया गया है, इनमें जो सबसे भारत का प्राचीन नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन ए टिक कीजिए। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला जो है, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 17 जो है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बताइए। जखेड़ा से, कोल्डिहुआ से, निवासा से या अतरंजी खेड़ा से, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये जो है दोस्तों पुरातात्विक स्थल जहाँ से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है आपका अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा आंसर जो है डी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 18, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पुरापाषाण काल में जीव जिनसे मानव परिचित थे, बंदर है, मछली है, हाथी है, किससे परिचित थे। पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। तो पूरा पाषाण काल में जो है बंदरों से भी परिचित है, मछली से भी और हाथी से भी। ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, संपूर्ण विश्व की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की विशेषताएं सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होती है। संपूर्ण विश्व की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की विशेषताएं सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होती है। क्या ये पॉइंट सही है क्या, बताइए। नहीं, ये पॉइंट जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि भारतीय महाद्वीप से पहले भी जो है ये विश्व स्तर पर जो है नवपाषाण युग की शुरुआत जो है 9,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में जो है यह लगभग 7,000 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है केवल पहला सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल फर्स्ट पॉइंट सही है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 20 जो है, नवपाषाणकालीन स्थल गुफकराल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इस जगह के अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग कृषि तथा पशुपालन करते थे। जी हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। औजारों के रूप में यहाँ के लोग पालिशदार पत्थरों और जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करते थे। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। देखिए गुफकराल जो है श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम की दिशा में लगभग 41 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गुफकराल शब्द का अर्थ क्या होता है, कुम्हार का गुफा जो है, जो ये गुफकराल दिया हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कुम्हार का गुफा जो है, याद रहेगा, कुम्हार का गुफा शाब्दिक अर्थ जो है। तो इस जगह के अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट देखिए, औजारों के रूप में यहाँ के लोग पालिशदार पत्थर और जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करते थे। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी 1 और 2 जो है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 21। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी निम्नलिखित में से किस एक पशु से परिचित नहीं थे। देखिए ऑप्शन ए क्या दिया है, देखिए ऑप्शन ए दिया है शेर, ऑप्शन बी दिया है हाथी, और ऑप्शन सी दिया है चीता, और ऑप्शन डी जो है हिरन जो है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के लोग अपने उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत शिल्प कौशल
और मजबूत जो है संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो ये लोग परिचित थे भेड़, बकरी, कुबड़ और कुबड़ रहित बैल, भैंस, जंगली सुअर, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, हिरन, कछुआ, हाथी, ऊंट, गैंडा और बाघ जो है शामिल थे इसमें। हालांकि इस बात का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शेर से परिचित थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो है आंसर हो जाएगा ए, ये शेर से परिचित नहीं थे। यही पूछा है कि किससे परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 22 जो है, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं एवं संबंधित स्थान के संदर्भ में लिखित में से कौन सा या कौन से युग में जो है सुमेलित है? अब देखना है आपको आयातित वस्तुएं और स्थान जो है, जो भी इंपोर्ट किए और किस प्लेस पे किए वो सही है कि नहीं आपको देखना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 22 देखिए, सोना जो है अफगानिस्तान सही है, क्योंकि सोना जो है अफगानिस्तान से, इसके अलावे जो है ईरान से, ईरान के अलावे जो है आपका दक्षिणी भारत, तांबा जो है देखिए खेतड़ी राजस्थान और इसके अलावे बलूचिस्तान। कीमत जो कीमती पत्थर है वो आपका जो है हरियाणा गलत दिया हुआ है, कीमती पत्थर जो है बलूचिस्तान और राजस्थान से मंगाते थे। तो आपका सही कौन सा हो गया? 1 और 2 जो है सही है। तो 22 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 है। सोना जो है अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिणी भारत से मंगाते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से। कीमती पत्थर जो हरियाणा दिया है गलत है, अगर यहाँ पे राजस्थान होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 23 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है जो है? ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा नहीं होगा? कुतांसी, हुलास और सिनौली, ये तीनों क्या है? ये जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। मेहरगढ़ देखिए, मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है इससे संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा 23 का जो है डी जो है। देखिए कुंतासी गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस पुरा स्थल का उत्खनन जो है एम के धावलीकर, एम आर राव रावल और वाई एम चितलवास ने करवाया था। यहाँ से विकसित तथा उत्तर हड़प्पा कालीन जो है स्तर प्रकाश में आए हैं। वहीं हुलास की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में खुदाई से जो है उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते कुछ मृदभांड यानी बर्तन पाए गए हैं। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके हैं, चूड़ियाँ हैं, ठीकरे हैं, खिलौना गाड़ी के अलावा सैंधव लिपि का एक ठप्पा भी मिला हुआ है। सिनौली देखिए, सिनौली जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत यानी मेरठ जिले में स्थित सिनौली गांव से हड़प्पा कालीन जो है समाधान प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ या सिंधु घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान, पाकिस्तान में कांची मैदान पर बोलन के पास स्थित एक नौपसाड़ स्थल है ये। तो ये जो है हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है, नौपसाड़ स्थल है। यह उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नौपसाड़ स्थल है, जिसमें खेती, गेहूं और जौ, पशु चारण, मवेशी, भेड़ और बकरियां और धातु कर्म के प्रारंभिक जो है प्रमाण मिले हुए हैं। देखिए कुंतासी, हुलास, सिनौली क्या है? ये हड़प्पा स्थल से संबंधित है, लेकिन जो मेहरगढ़ है वो जो है हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है, बल्कि मेहरगढ़ किससे संबंधित है? मेहरगढ़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है मेहरगढ़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या जो है 24, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं एवं संबंधित स्थान के संदर्भ में लिखित में से कौन से जो है युग्म सुमेलित हैं आपको बताना है। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्ट वाली वस्तुएं दिया है और कौन से स्थान से मंगाते थे। तो चांदी जो है दिया है मेसोपोटामिया से, बिल्कुल सही है, चांदी जो है मेसोपोटामिया और जो है ईरान से मंगाते थे। कहाँ से? मेसोपोटामिया और ईरान से जो है मंगाते थे। फिरोजा, फिरोजा जो है ईरान से मंगाते थे, तो ये भी सही है, पहला और दूसरा सही हो गया। लाजवर्द मणि जो है बदखसा से मंगाते थे, तो ये पॉइंट भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1 2 3 तीनों ही सही है इसमें। तो 24 का हो जाएगा दोस्तों बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो ये है राखीगढ़ी। ऑप्शन जो है ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल हिसार जिला हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में स्थित है। यह स्थल जो है सरस्वती नदी के मैदान में मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो आंसर ये सही हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 जो है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस काल में स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा लगभग जो है समान हुआ करती थी। इस काल में स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा लगभग समान हुआ करती थी। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों की 4 श्रेणियाँ हुआ करती थी। तो ये पॉइंट भी जो है बिल्कुल सही है। यहाँ समाज के विभिन्न 4 श्रेणियाँ थी। प्रथम जो है बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिष आदि आते थे। द्वितीय जो वर्ग था उसमें योद्धा वर्ग, सैनिक वर्ग था। और तृतीय वर्ग में व्यापारी। चतुर्थ वर्ग में जो है श्रमिक वर्ग हुआ करता था, जिसमें किसान, मजदूर, मछली पकड़ने वाले आदि जो है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 27 देखिए, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, इस काल में अस्थियों का प्रयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता था। जी हाँ, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट देखिए, इस समाज में पुरुष वर्ग आभूषण धारण नहीं करता था। ये गलत है जो दूसरा पॉइंट दिया है, क्योंकि पुरुष भी आभूषण पहनते थे और स्त्रियां भी आभूषण पहनती थी। तो 27 का केवल जो है पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो 28 का जो है सी हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो ये है रोपड़। रोपड़ जो है सतलुज नदी के किनारे है। आंसर जो है सी। ठीक है, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है। बाकी चनोदड़ो, मंजोदड़ो, कोटदीजी ये सब सिंधु नदी के किनारे हैं। आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न 29, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, इस काल में घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन का कांसे के बने होने का कोई साक्ष्य जो है नहीं मिला है। ठीक है, क्या ये पॉइंट सही है? बताइए। यहाँ पे तो तांबे, कांसे, मिट्टी, लकड़ी का उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता की ये विशेषता थी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट जो है गलत हो गया। सेकंड देखिए, ये केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ये केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे? नहीं, मिट्टी की वस्तुओं को ये लोग पकाकर उपयोग में भी लाते थे। उन पर पालिश, चित्रकारी, ठीक है, धातुओं का भी ज्ञान था। तो ये दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया। तो 30 का क्या हो जाएगा? देखिए आंसर क्या होगा? इसमें जो है न तो पहला सही है नहीं तो दूसरा सही है। आंसर हो जाएगा ए। इसमें ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है, न तो एक न तो दो। आंसर ए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या जो है 30, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के लोग बैलगाड़ियों से परिचित थे। बिल्कुल, देखिए, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस काल के लोग बैलगाड़ियों से परिचित थे। जी हाँ, इस काल के लोग जो है बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, यातायात के लिए, उससे परिचित थे। इस काल के लोगों को मानवीय चिकित्सा का भी ज्ञान था। हाँ, इस काल के लोगों को मानवीय चिकित्सा का भी ज्ञान था। वे शिलाजीत का प्रयोग करते थे। पशुओं की हड्डियों, वृक्ष के पत्ते, वृक्ष की छालों से दवाइयाँ बनाते थे। तो सेकेंड पॉइंट भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, बी जो है। प्रश्न संख्या 31 देखिए मेरे दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 देखिए, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। इस काल में धातु मुद्रा का प्रयोग भी होता था। तो ये पहला पॉइंट गलत दिया हुआ है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो है धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, ये लोग वस्तु विनिमय माने बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज जो है प्रणाली का प्रयोग करते थे, सामान के बदले जो है दूसरा सामान। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है गलत हो गया।
दूसरा देखिए, दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के जो है वाणिज्यिक संबंध थे। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आंसर जो है देखिए क्या होगा, दूसरा पॉइंट सही है, तो ये हो जाएगा बी जो है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 32। ठीक है, निम्नलिखित पूरा स्थलों पर विचार करना है आपको। 32 देखिए, पहला दिया है देसलपुर, दूसरा है कुंतासी, तीसरा है अलीमुराद और चौथा है खरवी जो है। क्या पूछ रहा है देखिए, उपयुक्त में से कौन से पुरा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कि जो देसलपुर है, कुंतासी है, अलीमुराद है, खरवी है, इनमें से कौन सा जो है पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। तो ये चारों ही, देसलपुर हो गया, कुंतासी हो गया, अलीमुराद हो गया और खरवी हो गया, ये तीनों क्या है, तीनों जो है हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के ये प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के क्या है, ये प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। देसलपुर ये जो है गुजरात के भुज जिले में स्थित देसलपुर की खुदाई जो है पीबी पांड्या और ए के ढाके द्वारा किया गया। बाद में 1964 ईस्वी में केवी सौंदराजन ने भी यहाँ उत्खनन करवाया। ठीक है, जो किसी महत्वपूर्ण भवन का संकेत करता है। यहाँ पे मिला हुआ है विशाल दीवारों वाला एक भवन जो है, जिसमें छज्जे वाले कमरे थे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई विशेष जो है भवन होगा। इस पुरास्थल से मिट्टी तथा जेस्पर के बाट, गाड़ियों के पहिए, तांबे की छुरियाँ, अंगूठी और सेलखड़ी तथा तांबे की एक एक जो है मोहरें मिली हैं। कुंतासी देखिए, ये गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस पुरास्थल का उत्खनन जो है एम के धावलीकर, एम आर आर रावल तथा वाई एम चितलवास ने करवाया। यहाँ से जो है विकसित तथा उत्तर हड़प्पा कालीन स्तर प्रकाश में आए हैं। यहाँ से व्यापार केंद्र, निगरानी स्तंभ तथा बंदरगाह के जो है अवशेष मिले हैं। अब अलीमुराद देखिए, अलीमुराद सिंधु प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ से कूप, मिट्टी के बर्तन, कार्नेलियन के मनके, बैल की लघु मृणमूर्ति और कांसे की कुल्हाड़ी आदि मिली है। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। तो आपका देखिए ये चारों ही जो प्लेस है वो जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों कि आंसर क्या होगा। तो इसमें जो है 1 2 3 4 बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चारों ही सही है। अब अगला पॉइंट देखिए आप, 33 जो है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल सिनौली अवस्थित है। सिनौली कहाँ स्थित है बताइए। अभी हम लोग पढ़े थे ना सिनौली, ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत यानी मेरठ जिले में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है। ऑप्शन ए टिक कीजिए। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार यहाँ लेखन हेतु चित्राक्षर लिपि का प्रयोग होता था, जो संभवतः जो है दाएं से बाएं लिखा जाता था। तो पहला पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट देखिए, तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद सैंधव लिपि को अभी तक संतोषजनक और सर्वमान्य ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये पॉइंट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी 1 और 2। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 35 देखिए, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस सभ्यता के लोग बुनने कातने की कला से परिचित थे। जी हाँ, ये जो है पहला पॉइंट क्या है, बिल्कुल जो है सही है। इस सभ्यता के लोग बुनने कातने की कला से परिचित थे। यहाँ के निवासी मूर्ति कला एवं नृत्य कला से भी परिचित है। जी हाँ, तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 35 का ए जो है, क्या हो जाएगा 35 का ए सही है, 1 और 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 36। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 36। नीचे जो है दो वक्तव्य यानी कि स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक जो है कथन है और दूसरा इसका कारण है। कथन में क्या दिया है देखिए, सिंधु सभ्यता की मुहरें पकी हुई मिट्टी तथा पत्थर की हुआ करती थी। तो पहला जो है जो कथन है बिल्कुल सही है। इस समय जो है जो मुहरें थी, जब खुदाई हुआ है यहाँ पे तो 2000 मुहरें प्राप्त हुई हैं। और पकी हुई जो मिट्टी और पत्थर की जो मुहरें होती थी, वो लोग धनवान जो अमीर लोग थे उनके घरों में हुआ करता था। ठीक है,
नीचे नीचे जो लिखा है कि इनका उपयोग सिक्के के रूप में होता था, तो ऐसा नहीं है, इनका उपयोग जो है सिक्के के रूप में नहीं होता था। तो इसलिए ये जो है कथन तो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो आंसर देखते हैं कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है, तो पहला तो ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि जो है केवल कथन सही है। नीचे देखिए बी, ए आर दोनों सही है, तो ये भी कैंसिल हो गया बी ऑप्शन। सी देखिए ए सत्य है और आर असत्य है, तो ये सी सही है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 जो है, सिंधु सभ्यता की देन माना जाता है। बताइए सिंधु सभ्यता की क्या देन है। तो पहला देखिए पॉइंट दिया है दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली। तो जी हाँ, सिंधु सभ्यता की बिल्कुल देन है दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली जो है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है। यहाँ प्रचलित अनेक प्रथाएं ऐतिहासिक काल से निरंतर प्रचलन में चल रही हैं, जैसे कि दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली था, नगर नियोजन और नालियों की जो व्यवस्था थी, बहुफसलीय कृषि व्यवस्था थी, मोहरों का उपयोग होता था। दूसरा पॉइंट नगर नियोजन और नालियों की व्यवस्था, तो ये भी सही है। बहुफसलीय कृषि व्यवस्था ये भी था, मोहरों का उपयोग था, पशुओं का धार्मिक महत्व था, आंतरिक और बाह्य व्यापार होता था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृदेवी की पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा आदि होता था। तो यहाँ जो तीनों पॉइंट दिया है सिंधु सभ्यता की देन है, बिल्कुल है। दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली का प्रयोग होता था, नगर नियोजन और नालियों की व्यवस्था और बहुफसलीय कृषि व्यवस्था। तो तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा बी जो है। आंसर क्या सही है दोस्तों? आंसर बी सही है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल भी समता एकेडमी के नाम से है, उसको भी ज्वाइन कीजिए, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी, करेंट अफेयर बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 जो है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। देखिए एक कथन ए है और दूसरा जो है कारण आर है। ठीक है, कथन दिया है सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता से एक लौकिक सभ्यता माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही है। कथन जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता जो है एक लौकिक जो है सभ्यता माना जाता है। यह यहाँ जो है धार्मिक तत्व उपस्थित थे, किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे। तो ये पॉइंट भी सही है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा 38 का। देखिए आंसर हो जाएगा आपका जो है 38 का बी सही है। ए और आर दोनों सही है और ए का जो है सही स्पष्टीकरण आर है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता जो है एक लौकिक सभ्यता थी, यहाँ धार्मिक तत्व उपस्थित थे किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे। तो आंसर बी जो है बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 39 जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता से संबंधित मनका बनाने वाली फैक्ट्री का कार्यस्थल चान्होदड़ो और लोथल से उद्घाटित हुआ है, मैंने वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर और सेल खड़ी जैसे बहुमूल्य एवं अर्धकीमती पत्थरों से बने अति सुंदर मनके का प्रयोग करते थे, और मनके बनाने की जो फैक्ट्री है वो चन्होदड़ो और लोथल से जो है प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट भी सही है बिल्कुल। आगे दिए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संभवतया यहाँ धातु के मनके प्रयोग नहीं किए जाते थे। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है धातु के भी मनके जो है प्रयोग किए जाते थे। सेकंड पॉइंट जो है आपका गलत हो गया। तो 39 का केवल क्या हो जाएगा आपका ए सही है, पहला पॉइंट। प्रश्न संख्या 40 देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तिकला, नृत्यकला से परिचित थे। जी हाँ, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी कथन सही है। यहाँ से कई नृत्य अवस्था में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे जो है नृत्य अवस्था में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। आंसर हो जाएगा देखिए हमारा 40 का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ए आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ये हो जाएगा बी जो है। अब देखते हैं दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 41। प्रश्न देखिए 41, आर्यों को वैदिक संस्कृति के संस्थापक माना जाता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट ये आर्य शब्द का अर्थ जो है विजेता होता है। तो विजेता नहीं बल्कि आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका श्रेष्ठ जो है।
उत्तम, अभिजात, कुलीन, इलाइट, ठीक है। तो ये जो है गलत है दूसरा पॉइंट, तो केवल आंसर हो जाएगा डी जो है। प्रश्न संख्या देखिए 42, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 क्या है देखिए, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद संहिता इस काल की जानकारी का एकमात्र जो है साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया सही। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः जो है ग्रामीण थी, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों पॉइंट सही है, तो आंसर क्या होगा देखिए, हाँ वन आंसर हो जाएगा हमारा डी जो है, 1 और 2 दोनों ही सही है। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 43 43 जो है, आर्यों का आरंभिक जीवन खाली स्थान है पर आधारित था, पशुचारण पे था, कृषि पे था, शिल्प पे था, व्यवसाय पे, किस पे आधारित था? तो आर्यों का आरंभिक जीवन जो है पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए जो है गौड़ थी आर्यों के लिए, लेकिन पशुचारण पर उनका जीवन आधारित था और उनकी भाषा जो है संस्कृत थी। तो 43 का हो जाएगा दोस्तों ए जो है। अगला प्रश्न देखिए 44, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा जो है कारण आर दिया गया है। सब कथन देखिए, संभवतया वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे, ठीक है। कौन सा सही है बताइए? तो ये बात बिल्कुल सही है, संभवतया ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक आर्य है ईरान से होकर के ही भारत में आए थे, ठीक है। इसके बाद कथन दिया है बोगज कोई यानी एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का जो है उल्लेख मिलता है। तो ये पॉइंट भी जो है बिल्कुल सही, यानी कथन और कारण जो है दोनों सही है, ए आर दोनों सही है और ए का जो है सही स्पष्टीकरण आपका आर है। आंसर हो जाएगा सी जो है। 44 का क्या हो गया आंसर? सी हो गया। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 45 आपको बताना है। देखिए, यह भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो जो उपयुक्त कथन है किसके बारे में? ऋग्वेद से, सामवेद से संबंधित है, यजुर्वेद या जैन अवस्था से? तो 1500 से 1000 जो ईसा पूर्व मानी जाती है, ये जो है ऋग्वेद की मानी जाती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ठीक है। तो ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जो जैन अवस्था में समानता पाई जाती है, ये भारत की नहीं, ऋग्वेद जो है भारत की नहीं, ये संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है जिसकी तिथि जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 46 देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन संस्था विदत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यह एक प्रमुख राजनीतिक संस्था थी जिसका कार्य जो है महत्वपूर्ण कार्य जो है राजा का चुनाव करना था। विदत में जो है स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। तो दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, जो विदत है, विदत राजा का चुनाव जो है नहीं करता था। क्या किस लिए था? विदत जो है संबंधित था इस नौ साधुओं के स्वागत से, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य से रिलेटेड था। राजा का चुनाव करना उसका कार्य नहीं था। तो पहला गलत हो जाएगा। अब आंसर क्या होगा देखिए, आंसर हो जाएगा 46 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। केवल आपका दूसरा पॉइंट सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। यदि आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 के साथ जो है, ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में जो है समानता पाई जाती है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री ऋषियों के द्वारा किया जाता था। तो सेकंड पॉइंट भी आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 48 की तरफ देखिए, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है बताइए। अघन्य शब्द का जो प्रयोग होता था दोस्तों, ये जो है गाय के लिए किया जाता था, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 90 संख्यक सूक्त पुरुष सूक्त कहलाता है, क्योंकि इसका देवता पुरुष है। इसमें पुरुष के विराट रूप का जो है वर्णन है और उसमें होने वाली सृष्टि की विस्तार से चर्चा की गई है। इसी से चारों वर्णों की उत्पत्ति कही गई है। सर्वप्रथम 4 वर्णों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद के इसी सूक्त में मिलता है।
यथोक्त, उदात्त भावना, दार्शनिक विचार और रूपकात्मक शैली के लिए अति प्रसिद्ध है। तो 49 का देखिए क्या हो जाएगा अब, 49 का जो है डी सही है। 10वें सर्वप्रथम 4 वर्णों के नामों का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अब आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 50 देख लीजिए आप। बोगच कोई एशिया माइनर अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के किस या किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? देखिए इंद्र का भी मिलता है, वरुण का भी, नसत्य का, मित्र का, यानी चारों लोगों का मिलता है। आंसर हो जाएगा 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों इससे रिलेटेड है। अभी देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 51। दोस्तों इसको तो आप जो है डबल स्टार लगा लीजिए। इस प्रश्न को जो है काफ़ी बार ये प्रश्न आया है। इसमें देखिए सूची 1 में है कि आर्यों का मूल निवास स्थान और इससे जो संबंधित विद्वान हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूची 1 में देखिए, सूची 1 में आपका मत दिया गया है और सूची 2 में जो है उनसे संबंधित विद्वान हैं। तो आर्यों के बारे में जो है विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि भाई मध्य एशिया से आए, कुछ बोलते हैं उत्तरी ध्रुव से आए, कुछ बोलते हैं सप्त सिंधु से आर्य आए, कुछ बोलते हैं कि तिब्बत से आए, कुछ बोलते हैं कि वो भारत के ही हैं, बाहर से कहीं से नहीं आए। तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। पहले मध्य एशिया बैक्ट्रिया, तो इसमें से कौन विद्वान, बाल गंगाधर तिलक है, अविनाश चंद्र जी है, प्रोफेसर मैक्स मुलर है या दयानंद सरस्वती, कौन ये मानते हैं कि आर्य जो है उनका मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया यानी बैक्ट्रिया है? तो ये मानते हैं प्रोफेसर जो है मैक्स मुलर। इनका मानना है कि जो आर्य है इनका मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया बैक्ट्रिया है, यानी ए का हो गया 3 जो है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। उत्तरी ध्रुव से, अब उत्तरी ध्रुव से जो है कौन मानता है कि भाई आर्य आए, उनका मूल निवास स्थान जो है उत्तरी ध्रुव है। तो बाल गंगाधर तिलक का ये मानना है कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो गया आपका 1 जो है। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश से आए, कौन से विद्वान का ऐसा मानना है कि भाई आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश से आए? तो ये जो है डॉक्टर अविनाश चंद्र जी का मानना है, यानी सी का क्या हो जाएगा 2 जो है। सी का क्या हो गया 2 हो गया। और तिब्बत से आए ऐसा किसका मानना है, दयानंद सरस्वती जी का। तो डी का हो गया 4 जो है। अभी मिलान कीजिए आप, 3 1 2 4 देखिए किस में है। तो ऑप्शन जो है 1 में, ए में ही है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। सूची 1 आर्यों का मूल निवास स्थान और सूची 2 इनसे संबंधित विद्वान। तो पीछे ही पड़ गए इस प्रश्न के, यहाँ कि आर्य कहाँ से है। चलिए देखिए इनको भी मिलान करते हैं हम लोग 52 का। तो देखिए दक्षिणी रूस, किनका मानना है कि दक्षिणी रूस से जो है आर्य आए? ठीक है, तो ये जो है नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 3 जो है। चलिए ए का 3 लगा देते हैं। इसके बाद देखिए ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश जो है किनका मानना है कि ये जो है ब्रह्म ऋषि देश से आए? तो गंगा नाथ झा जी का जो है मानना है ये। ठीक है, तो बी का हो जाएगा आपका 2 जो है। सी देखिए डेन्यूब नदी घाटी, किस विद्वान का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है डेन्यूब नदी घाटी है? ठीक है, तो ये जो है गाइल्स महोदय का मानना है, यानी सी का हो जाएगा आपका 1। और बच गया डी, जर्मनी के मैदानी भागों से आए, ये जो है प्रोफेसर जो है पिंका का मानना है, यानी डी का हो जाएगा 4 जो है। चलिए मिलान करते हैं अब कि 3 2 1 4 किस में, देखिए 3 2 1 4 ऑप्शन जो है बी में है, तो बी हो जाएगा सही आपका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 53। प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 53 देखिए, ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए प्रयुक्त सप्त सैंधव क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो गंगा नदी जो है सम्मिलित नहीं है, आंसर डी होगा। बाकी जो है सरस्वती है, रावी है, झेलम है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का प्रयोग मिलता है, उल्लेख मिलता है। सप्त सैंधव का मतलब है ये 7 नदियों का क्षेत्र है, सिंधु,
सरस्वती, शतोद्री यानी सतलज, विपाशा यानी ब्यास जो है, परुशली नदी यानी रावी नदी, तो इसका भी उल्लेख है। वितत्सा यानी झेलम, अस्किनी यानी चिनाब जो है, तो गंगा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम 54 जो है, प्राचीन भारत में किस नदी को द्वितीमा, मातेत्मा एवं नदीत्मा भी कहा जाता था? तो ये जो है सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी थी, ठीक है, उस समय, तो आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो है 55, आर्य हिमालय पर्वत से परिचित थे। पहला देखिए पॉइंट, आर्य जो है हिमालय पर्वत से परिचित थे, नहीं, पहला गलत हो गया। ऋग्वेद में यमुना नदी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में यमुना नदी का कोई उल्लेख नहीं है। करें कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो जो है दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी चोटी जो है मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि आर्य इससे परिचित थे। प्रश्न संख्या 55 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य हिमालय पर्वत से परिचित थे, जी हाँ, आर्य जो है हिमालय पर्वत से परिचित थे, क्योंकि हिमालय पर्वत की एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है, जिससे आर्य परिचित थे। अगला है, ऋग्वेद में यमुना नदी का कोई उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये गलत हो गया, गलत दिया हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा है, केवल यहाँ पे पहला पॉइंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी जो है, आंसर सी टिक कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखिए। अभी वैदिक ऋचाओं में पता चलता है, वैदिक ऋचाओं में नहीं, वैदिक ऋचाओं से पता चलता है कि वैदिक कालीन लोग देवताओं से पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। ठीक है, वैदिक काल में पशुधन जो है चल संपत्ति का आधार था, तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल इसमें सही है जो है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो आंसर भी करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है दोस्तों 57 जो है, वैदिक कालीन निम्नलिखित संस्कारों का क्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले संस्कार कौन सा होता है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसका एक नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, नामकरण के बाद जो है क्या किया जाता है? अन्नप्राशन, यानी पहली बार जब अन्न खिलाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? अन्नप्राशन जो है। तो ये हो गया, ये संस्कार हो गया। 2 के बाद 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है उपनयन जो है संस्कार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है? उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार के बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पे उपनयन के बाद हो जाएगा विवाह जो है। वैसे देखिए टोटल, अब चूंकि ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे आपको बता रहे थे, टोटल जो संस्कार है 16 संस्कार है। ठीक है, टोटल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं, जिसमें पहला जो है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ होती है, उसके बाद उपनयन, उसके बाद फिर वेदारंभ के शांत या गोदान, चौथा 14 जो है समावर्तन, 15वां है विवाह और 16 जो है अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार जो है। ठीक है, तो टोटल 16 संस्कार हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इन चारों के हिसाब से अरेंज करना था। 2134 होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है 58, सूची 1 में विवाह का प्रकार है और उससे जो है विशेषताएं दिया गया है। चलिए देखते हैं, इसको सुमेलित करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? इसको मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह में क्या होता था? कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना जो है ब्रह्म विवाह है। ठीक है, यानी अरेंज मैरिज आज के डेट में। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या यानी पुत्री का विवाह करना, यह है ब्रह्म विवाह। ठीक है, ए का हो गया 3 जो है, याद रखिएगा। अभी
बी देखिए दैव विवाह जो है, दैव विवाह मतलब यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ जो कन्या का विवाह होता था उसे दैव विवाह कहा जाता था। बी का हो जाएगा जो है टू जो है, सॉरी बी का हो गया टू जो है। सी देखिए आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा दो गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, ये जो है आर्ष विवाह जो है कहा जाता था। सी का हो गया यहाँ पे 1। डी देखिए प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह क्या है, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता था। वर क्या करता था, स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता था, परमिशन लेता था। ठीक है, तो ये हो गया भाई डी का 4। 3 2 1 4 देखिए कौन से ऑप्शन में, 3 2 1 4 ऑप्शन जो है बी सही है, ऑप्शन बी टिक कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 59, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 59 का क्या हो जाएगा देखिए, इस काल में राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया था, बिल्कुल सही है, उत्तर वैदिक काल में जो है वंशानुगत हो गया। यद्यपि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत वैदिक साहित्य उल्लेखित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत दिया है, उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हो गई और इस काल में राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया था। तो पहला पॉइंट भी सही है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या गलत है, यद्यपि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत वैदिक साहित्य उल्लेखित नहीं था। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, यद्यपि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत वैदिक साहित्य उल्लेखित नहीं है, ये गलत दिया है। यद्यपि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी उल्लेखित था, ये जो है सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है किस में मिलता है, ऐत्रेय जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें जो है दैवीय सिद्धांत है। ठीक है, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो दूसरा पॉइंट गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा देखिए, आंसर हो जाएगा सी जो है, केवल आपका पहला पॉइंट सही है, इसको टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखिए अभी 60 जो है, सामवेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है और इसका पाठ उद्गाता नामक जो है पुरोहित करते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सामवेद नहीं, ये जो है चारों वेदों में जो है सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, यह संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है और इसका पाठ जो है उद्गाता नामक पुरोहित करते थे। यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे क्या है, छोटा है ये। तीसरा दिया है जैमिनी इस संहिता की एक उपशाखा है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी 3 जो शाखाएं मिलती हैं, एक है कौथुम, राणायनीय और तीसरा है जैमिनीय जो है, तो जैमिनीय संहिता की एक उपशाखा है। तीसरा सही है। अब आंसर देखिए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए टिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सर्दी जुकाम हो गया है तो आवाज़ थोड़ा सा जो है भारी लगेगा आपको, तो इसके लिए माइंड मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या देखते हैं 61 जो है, उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पांचाल जो है सर्वाधिक विकसित राज्य था, बिल्कुल जो है सही है। सेकंड पॉइंट है सर्वप्रथम जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। जी हाँ, 4 आश्रम में कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 61 का डी, दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 62 देखिए, इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं। यह वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में जो है लिखा गया है। उपयुक्त जो प्रयुक्त है वर्णित
वैदिक संहिता है? बताइए। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, कौन सा है बताइए? तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है यज्ञ और हवन के नियम विधान लिखे गए हैं। आंसर जो है सी हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 63 जो है वैदिक कालीन अधिकारी हैं और उनके कार्यक्षेत्र और आपको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सूत, सूत क्या होता था? राजा का सारथी होता था। ए का जो है 3 हो जाएगा। भागदूत, भागदूत क्या था? भाग दूत जो है कर संग्रह करता था। ठीक है, ये जो है टैक्स कलेक्ट करता था, तो ये हो जाएगा आपका बी का जो है 2। पालागल, पालागल का कार्य क्या था बताइए? पालागल जो है एक विदूषक था। सी का 4 जो है। और अक्षावाप देखिए डी, अक्षावाप क्या करते थे? ये जो है पासे के खेल में राजा के जो है सहयोगी होते थे। ठीक है, 3241, 3241 यानी आंसर जो है बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 64 जो है अथर्ववेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 64 देखिए, इस वेद में देवताओं की स्तुति के साथ जादू, चमत्कार, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र थे। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड है इसमें ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को सम्मिलित किया गया है। सेकंड पॉइंट सही है। तीसरा है इसमें मानव जीवन को सुखी और दुख रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। तो तीनों ही पॉइंट क्या है इसमें जो है बिल्कुल सही है। 64 का देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 64 का जो है डी सही हो गया, तीनों ही पॉइंट सही है। तो प्रश्न संख्या जो है 65 जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऋग्वैदिक काल में देवी उपासना गौण थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में देवी को शक्ति के रूप में परिकल्पित किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य वृहद स्तर पर पशु पूजा की पुष्टि करता है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, दूसरा पॉइंट सही नहीं है। यद्यपि मिट्टी के कुछ खिलौने मिले हैं जिन पर पशुओं का अंकन है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों के अनुरूप पशु पूजा का जो है कोई भी अवशेष नहीं मिला है। इसलिए दूसरा पॉइंट जो है गलत है। ये यहाँ लिखा है कि पशु पूजा की पुष्टि करता है बहुत ही बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? तो हो जाएगा आंसर हमारा दूसरा, क्योंकि दूसरा ही क्या है? सही नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी जो है, ये दूसरा जो है सही नहीं है, पहला तो सही है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 66, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो 16 महाजनपदों का आपको अस्तित्व प्राप्त होता है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? पहला दिया है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, दूसरा है जैन ग्रंथ से भगवती सूत्र में। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों 16 महाजनपदों का जो वर्णन है, उल्लेख है, वो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? और दूसरा देखिए जैन ग्रंथ से भगवती सूत्र में, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी प्राकृत भाषा में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो पहला और दूसरा दोनों ही पॉइंट सही है। आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 67, अब तमिल ग्रंथ शिल्प आदि कारकम में 3 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। मगध है, वत्स है, अवंती है, अस्मक है। तो इसमें जो है अस्मक का उल्लेख नहीं है। जो तमिल ग्रंथ है शिल्प आदि कारकम, इसमें 3 महाजनपद हैं, लेकिन जो अस्मक है इसका उल्लेख नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी जो है। ठीक है, तमिल ग्रंथ शिल्प आदि कारकम में 3 महाजनपद
मगध, वत्स और अवंती का केवल उल्लेख है। ठीक है। प्रश्न संख्या अभी दोस्तों देखिए 68 जो है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट देखिए, महाजनपदों का विस्तार पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर पूर्व में जो है बिहार तक एवं हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक था। तो ये जो है पॉइंट पहला क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, 16 महाजनपदों में अधिकांश गणतंत्रात्मक जो है थे। सेकंड पॉइंट ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 68 का डी जो है, 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 69। ठीक है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जिसमें देखिए पहला पॉइंट दिया है, महाजनपदों में अधिकांश महाजनपद गंगा घाटी में स्थित है। तो पहला जो है पॉइंट बिल्कुल आपका क्या है, सही है। सेकंड पॉइंट देखिए, अधिकांश महाजनपदों की भौतिक पृष्ठभूमि उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड में। सेकंड पॉइंट देखिए, अधिकांश महाजनपदों की भौतिक पृष्ठभूमि उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। तो सेकंड पॉइंट भी दोस्तों जो है बिल्कुल सही है। आगे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो दोनों पॉइंट सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों 69 का हो गया आपका डी जो है बिल्कुल सही है, इसको टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 देखिए, जो 16 महाजनपद थे उन्हीं में से कुछ महाजनपदों को यहाँ पे दिया गया है। आधुनिक चित्र क्या है, आपको मिलान करना है इससे जो है। तो प्रश्न संख्या 70 देखिए, अंग जो है, अंग देखिए वर्तमान में कौन कौन से आधुनिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं अंग महाजनपद में। तो ये है दोस्तों, अंग में भागलपुर, मुंगेर जिला और बिहार आपका आता है। अंग में जो है भागलपुर, मुंगेर जिला, ये जो है दोनों कहाँ पे है, बिहार में है। तो अंग के अंतर्गत भागलपुर और मुंगेर जिला आता है जो कि बिहार में है। मगध, जो मगध महाजनपद था, इसमें देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आधुनिक। तो पटना, गया, नालंदा जिला जो कि बिहार में है। वज्जी के अंतर्गत देखिए मुजफ्फरपुर व वैशाली जिला, ये हो जाएगा जो कि वर्तमान में बिहार में है। सॉरी, काशी देखिए, काशी के अंतर्गत जो है बनारस जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो मिलान करते हैं इसका। ए का क्या सही था, अंग का जो है, ए का जो है भागलपुर व मुंगेर जिला था। तो ए का हो गया आपका 3 जो है मगध में जो है कौन सा क्षेत्र है, मगध में जो है देखिए, तो ये है पटना, गया, नालंदा जो है। तो बी का क्या हो गया, 2 हो गया, यानी ए का 3 बी का 2। तो केवल ऑप्शन देखिए बी में है, तो बी को टिक कीजिए। ठीक है, वज्जी में जो है आपका मुजफ्फरपुर, यानी कि 1 हो गया इसका, और वैशाली है, और डी का तो 4 हो जाएगा, काशी जो है बनारस जिला उत्तर प्रदेश जो है। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन बी में है, बिल्कुल सही है, टिक कीजिए। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर व कुशीनगर जिले में विस्तृत है। ऑप्शन दिया है, ए वस्त, दूसरा कौशल, सी मल्ल और डी जो है कुरु। तो ये है दोस्तों मल्ल जो है। ठीक है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, मल्ल जो महाजनपद था उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर व कुशीनगर में ये जो है विस्तृत था। तो आंसर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं, 72 महाजनपद और उनके आधुनिक क्षेत्र से आपको मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और 2 को। पंचाल, तो पंचाल में आधुनिक क्षेत्र आजकल कौन कौन है। तो पंचाल के अंतर्गत जो है रुहेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी यूपी आता है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं दोस्तों।
पंचाल में जो है रुहेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी यूपी, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का हो गया 3। सूरसेन, सूरसेन के अंतर्गत जो है कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये हो जाएगा ब्रजमंडल, मथुरा और पश्चिमी यूपी जो है, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 1। मत्स्य, मत्स्य के अंतर जो है आपका जयपुर, अलवर, भरतपुर और राजस्थान आता है, तो सी का हो जाएगा 2। अवंती, अवंती के अंतर्गत जो है आपका मालवा और मध्य प्रदेश, अवंती की राजधानी उज्जैन थी महाजनपद की, तो डी का हो गया आपका 4 जो है। अब देखिए ऑप्शन 3, 1, 2, 4 किस में है, ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 जो है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 73। टोटल 150 प्रश्न है दोस्तों इसमें, ठीक है। प्रश्न संख्या 73 देखिए, महाजनपद और जो है आधुनिक क्षेत्र, आपको फिर मिलान करना है। अब देखिए चेदी, जो चेदी क्षेत्र है, चेदी महाजनपद जो है वर्तमान में बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इससे संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो ए का हो जाएगा 1, ठीक है, ए का हो गया 1। अस्मक, अस्मक में जो है कौन कौन से वर्तमान में क्षेत्र आते हैं, दक्षिणी भारत और गोदावरी नदी क्षेत्र जो है, ठीक है, ये हो जाएगा अस्मक में, तो बी का हो गया 2। गांधार, गांधार में जो है कौन से क्षेत्र आते हैं, गांधार में जो है पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान, कश्मीर घाटी, सी का हो गया 3, तो बिल्कुल अरेंज है ये, और डी का 4 हो जाएगा। कंबोज, इसके अंतर्गत दक्षिण पश्चिम कश्मीर, रजौरी, हजारा, कपिसा, अफगानिस्तान जो है, तो डी का हो गया 4 जो है, यानी ये बिल्कुल सुमेलित था, ठीक है। आंसर देखते हैं किसमें 1, 2, 3, 4 है दोस्तों, तो ऑप्शन ए पहला ही है और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मगध की राजधानी राजगृह सही है, अंक का चंपा, कौशल का श्रावस्ती और काशी का क्या था, वाराणसी जो है, ठीक है। अयोध्या नहीं, अयोध्या गलत लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा वाराणसी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आंसर हो जाएगा आपका कौन सुमेलित नहीं, बताइए आप, आंसर ए हो जाएगा 74 का। दोस्तों आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा न हो जाए, इसलिए 75 प्रश्नों को जो है इस पार्ट 1 में हम देखेंगे, और नेक्स्ट जो है 75 क्वेश्चन जो है हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अंतिम प्रश्न देखते हैं 75। देखिए महाजनपद और राजधानी जो है, ठीक है, मिलान करना है आपको। चलिए मिलान करते हैं। वज्जी, ठीक है, वज्जी, ये जो है इसकी राजधानी क्या था, वज्जी का वैशाली जो है। मल, मल की राजधानी क्या था, कुशीनगर जो है। ए का क्या हो गया, 3 हो गया, बी का क्या हो गया, 1 हो गया। चेदी और चेती, चेदी और चेती इसकी राजधानी जो है सुक्तिमती, या इसी को जो है सोथीवती भी कहा जाता था, जो आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, तो सी का हो गया आपका 2 जो है। वत्स, वत्स की राजधानी क्या था, कौशाम्बी, डी का हो गया 4 जो है। तो मिलान कर लीजिए, 3, 1, 2, 4 देखिए किस ऑप्शन में है, 3, 1, 2, 4 जो है ऑप्शन ए में है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपने देखा वज्जी इसकी राजधानी वैशाली जो कि उत्तरी बिहार में है, मल कुशीनगर, चेदी और चेती इसकी राजधानी सुक्तिमती या सुथिवती भी कहा जाता था, जो कि वर्तमान आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र है। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी यानी इलाहाबाद और बांदावाला क्षेत्र जो है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 75 प्रश्न जो है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दोस्तों 76 से लेकर के 150 तक, और ये सारे क्वेश्चन आरओ एआरओ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2024 और वे सभी परीक्षाएं जहां पे जीएस पूछे जाते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।